चलिए ना, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डीएनएफ ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लिया था। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको एक टेबल बनवा दिया था। उस टेबल के आगे से अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेबल की जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने जो एलिमेंट लिखा था उसके बाद उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, और उसके बाद क्या लिखा था बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो एक बार मैं बना दे रहा हूँ फटाफट टेबल। यहां पर जब हम बात कर रहे थे तो एलिमेंट कौन थे बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं लिख रहा हूं, बट हम लोग डायरेक्टली इनके स्टेट्स की बात कर लेते हैं। यहां पर आया था +2 + 3, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से। यहां आया था +2 + 3 + 4, +2 + 3 + 4। वेनेडियम में आ गया था बेटा +2 + 3 + 4 + 5। क्रोमियम की बात करें तो उसका जो रेंज बन रहा था फॉर्मूले के हिसाब से दैट वाज +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। मैंगनीज की बात करें तो रेंज वाज +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। आयरन का जो रेंज बन रहा था दैट वाज +2 +3 +4 +5 एंड +6। इसके बाद कोबाल्ट आ रहा था +2 +3 +4 +5। इसके बाद निकल पे आ रहा था +2 +3 +4। और कॉपर और जिंक पे जो फॉर्मूले के हिसाब से रेंज आ रहा था वो ऐसा कुछ आ रहा था। अब मैंने बोला था 4 जगह पर ये रेंज जो है वो फेल होता था, 2 जगह मिनिमम पे और 2 जगह मैक्सिमम। तो इन दोनों पे मिनिमम पे फेल होता था और इन दोनों पे मैक्सिमम पे फेल होता था। तो मिनिमम में हमने बात करा था कि ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्रोमियम का +1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इन दोनों में मैक्सिमम में दिक्कत थी, तो कोबाल्ट का जो है वो +5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कॉपर में हमने एक मैक्सिमम स्टेट ऐड करी थी, वो थी +2। तो ये पूरा टेबल कल हम लोगों ने बना लिया था। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस पूरे टेबल में ऐसे एलिमेंट्स बताइए जो केवल एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो बेटा 2 एलिमेंट, एक पहला और एक आखिरी, है ना। इसका +2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये केवल और केवल क्या दिखाएगा, +3। और ये केवल और केवल क्या दिखाएगा, +2। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा 3D सीरीज का एलिमेंट है जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, आंसर इज स्कैंडियम एंड जिंक। जो भी ऑप्शन में दे दोनों में से वो टिक कर दे। लेकिन अगर पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शोज ओनली अ सिंगल स्टेट, तो फिर स्कैंडियम, क्योंकि ट्रांजिशन बोलते ही ZnCdHg उसमें काउंट नहीं होता। तो क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखते जाइए। पहला क्वेश्चन लिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following element exhibits which of the following element exhibits only a single oxidation state? Which of the following element exhibits only a single oxidation state? Exhibits only a single oxidation state. ऑप्शन लिखिएगा, पहला स्कैंडियम, दूसरा क्रोमियम, तीसरा मैंगनीज, चौथा कॉपर। करेक्ट आंसर इज स्कैंडियम, है ना। अगला क्वेश्चन लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट which of the following element exhibits highest oxidation state? Highest oxidation state. ऑप्शन वही चारों हैं। करेक्ट आंसर इज मैंगनीज। इन सभी में से मैंगनीज का हाईएस्ट स्टेट +7 होता है। ये जो भी रेंज हम देख रहे हैं +2 से लेकर +7 या +1 से लेकर +7, ये 3D सीरीज की है। बेटा 4D और 5D में अगर हम लोग बात करें तो वो इससे ज्यादा स्टेट भी दिखा सकते हैं। स्पेशली एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, ऑस्मियम। ऑस्मियम +8 तक दिखा सकता है, तो ये बात आप अलग से मेंशन कर लेना। ऑस्मियम कैन एग्जिबिट हाईएस्ट स्टेट ऑफ +8। कभी पूछ ले कि भाई कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट हाईएस्ट स्टेट दिखाता, तो ऑस्मियम +8 दिखाता है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा ना। ऑस्मियम कैन एग्जिबिट हाईएस्ट स्टेट ऑफ +8, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट which of the following element can exhibit maximum variable oxidation states? Can exhibit maximum variable oxidation state.
ये जो मैक्सिमम वेरिएबल बोल रहा है इसको ऐसा भी बोल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन एग्जिबिट मैक्सिमम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। रेंज बोलते मतलब वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन वही सारे हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैंगनीज। इसका भी आंसर मैंगनीज है। क्रोमियम अगर +1 दिखा देता तो फिर क्रोमियम और मैंगनीज की रेंज बराबर हो जाती, लेकिन क्रोमियम +1 नहीं दिखा रहा, इसलिए इसकी रेंज में 5 स्टेट आती है और इसकी रेंज में 6 स्टेट आती है। तो मैक्सिमम रेंज जो इनमें से दिखाएगा वो कौन दिखाएगा बेटा? मैंगनीज। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम। ध्यान सुने ना, क्वेश्चन तो जो लिखने थे अभी लिख लिए, आगे बात कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये जितनी भी स्टेट बेटा अभी हम लोगों ने लिखी है, इन स्टेट्स के बारे में कुछ बातें हमें डिस्कस करना है। वो क्या है? ध्यान से देखिएगा। ये जितने भी एलिमेंट्स अभी लिखे गए हैं, इन एलिमेंट्स में से हमें मेनली काम जो आएंगे, वैसे तो आपको सभी याद रखने, पर मेनली हमें इस सिलेबस में वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, इन तीन के कंपाउंड पढ़ने हैं ना। क्रोमियम का K2Cr2O7, KMnO4, ये इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी भी हमें पढ़ना है। तो हमें कम से कम इन तीन के स्टेट तो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। +2 से लेकर +5, +2 से लेकर +6, +2 से लेकर +7। हमने यहाँ पर कई सारी स्टेट लिखी है हर एक एलिमेंट के लिए, लेकिन ये सारी की सारी स्टेबल स्टेट नहीं होती है। इनमें से कुछ एलिमेंट कुछ स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं और कुछ स्टेट में कम स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आयरन, तो बेटा आयरन के बारे में हम जानते हैं कि आयरन की रेंज हमने यहां पर क्या लिखी है? +2 से लेकर +6। लेकिन याद करिए, आयरन के बारे में आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हैं, आयरन 2 स्टेट दिखाता है, एक तो फेरस और एक फेरिक। और फेरस में आयरन की स्टेट क्या होती है? +2। और फेरिक में, तो ये बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन ये सारी स्टेबल नहीं है। इनमें से कुछ स्टेबल है और कुछ अनस्टेबल। जैसे अगर हम बात करें आयरन में +2 +3 बोल दिया मैंने। निकल पे आ जाए एक बार। निकल की अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद करिए, निकल और प्लेटिनम के बारे में बात करी थी, एक ही ग्रुप है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो इसमें याद करो, निकल का जो हमने कॉम्प्लेक्स देखा था जनरली या तो +2 में या +4 में। तो निकल की जो स्टेट है वो +2 या +4 टाइप की होती है। +3 इसकी ज्यादा स्टेबल स्टेट नहीं है, बहुत रेयरली दिखाएगा। क्रोमियम और मैंगनीज की बात करें, क्योंकि इसके हमें प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी या कंपाउंड्स पढ़ने मेनली। क्रोमियम और मैंगनीज के कंपाउंड हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स का जब नेचर पढ़ा था, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, वहां पर लिखा था। क्रोमियम के हमने वहां 3 ऑक्साइड लिखे थे, CrO, Cr2O3 और CrO3। और मैंगनीज के 3 कंपाउंड लिखे थे, MnO, MnO2 और Mn2O7। तो वो इनकी स्टेबल स्टेट से मिली। मैंगनीज +2 +4 +7 दिखाता है ना। +6 भी कभी कभार दिखाएगा, इसका भी एक कंपाउंड आएगा इस चैप्टर में। क्रोमियम की स्टेबल स्टेट +2 +3 और +6 होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्टेट आपके सामने बहुत सारी है, लेकिन हर स्टेट स्टेबल नहीं है। किसी की कोई स्टेट स्टेबल है, किसी की कोई स्टेट स्टेबल है ना। अब इससे रिलेटेड एक बात यहां पर डिस्कस करनी है, वो क्या है? ध्यान सुनिएगा बेटा। आयरन के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो ये आयरन का रेंज है ना। आयरन का रेंज कहां से कहां तक दिख रहा है आपको? +2 से लेकर +6। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स याद है आपको? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का स्टेट कितना होता है? +1। यहां पर तो नहीं लिखा है, पर आयरन +1 दिखाता तो है, ये अपने को पता है, अपन ने देख रखा है, कंपाउंड देख रहा। हाईली अनस्टेबल है लेकिन होता तो है। तो कभी आयरन के बारे में पूछा जाए कि क्या आयरन +1 दिखाता है, तो दिखाता है, अपने को पता होना चाहिए। यहां नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं? एनसीईआरटी ने टेबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपने को पता है कि आयरन का +1 का भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। अब आगे सुने। आयरन में मैंने बोला +2 +3 स्टेबल है। आयरन के +6 पे चर्चा करनी है अपने को। क्या पूरे सिलेबस में कभी भी कहीं भी आपने आयरन का +6 का कोई कंपाउंड पढ़ा बेटा? नहीं, है ना, ये पढ़ते नहीं, एनसीईआरटी में है। लेकिन आयरन का +6 का जो कंपाउंड होता है, उन कंपाउंड को बोला जाता है फेरेट्स। क्या बोला जाता है? फेरेट्स। और फेरेट्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है FeO4 2-। ये आयन बनता है फेरेट्स। ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट लिखाऊंगा अभी, समझ लीजिए पहले। फेरेट्स की कहानी सल्फेट के जैसी है। किसके जैसी है? सल्फेट। सल्फेट में सल्फर +6, फेरेट में आयरन भी +6। और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2-। फेरेट भी वैसे है, तो याद रखने में आसानी होगी, सल्फेट जैसा। ये स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, लेकिन एग्जिस्ट करता है। अल्कलाइन मीडियम में आयरन जो है वो +6 का फेरेट बनाता है, पर ये अनस्टेबल होने की वजह से डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होके ये Fe2O3 और O2 में टूट जाता है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और आप देखो Fe2O3 में आयरन का स्टेट कितना आएगा? +3, जो कि उसका स्टेबल स्टेट है।
तो फेरेट अल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं बट डिकम्पोज होके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe2O3। कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि आयरन का +6 का क्या कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो यस करता है, और वो कंपाउंड कौन होंगे, फेरेट। एग्जाम में फॉर्मूला लिख के नहीं देगा, नाम देगा। फॉर्मूला लिख देगा तो स्टेट ही निकाल लोगे, फिर क्या बचा क्वेश्चन में, नाम देगा। तो याद रखिएगा नाम क्या है, फेरेट। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। इन अल्कलाइन मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम, in alkaline medium ferrates, ferrates फॉर्मूला लिख लेना FeO4 2-। in alkaline medium ferrates exist and decompose into Fe2O3 and O2। in alkaline medium ferrates exist and decompose into Fe2O3 and O2। तो ध्यान रखना, फेरेट्स के बारे में पूछे तो भाई अल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं बट अनस्टेबल होने की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होके क्या बना लेते हैं बेटा, Fe2O3 और O2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज वेंज से रिलेटेड बातें थी वो हमने यहां पर डिस्कस करी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की ही आगे कंटिन्यूएशन में कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, आइए उस पर बात करते हैं। इसका प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था, 7। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, 8th नंबर की प्रॉपर्टी, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल स्टेट दिखाते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि भैया किसका कौन सा स्टेट स्टेबल है और कौन सा स्टेट अनस्टेबल है, या कंपेयर करने को बोल सकता है कि कंपैरेटिवली कौन स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। जैसे मान लो स्कैंडियम का +2 +3 दे दिया और बोला आपसे कि भाई इनमें से स्कैंडियम +2 या +3 में से ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, तो अपने को पता है +3 ही दिखाता है तो वो स्टेबल है। टाइटेनियम का +2 +3 +4 दे दिया, बोला टाइटेनियम ज्यादा स्टेबल किसमें होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए स्कैंडियम +2 +3 बोला, इसके अलावा आपको वेनेडियम +3, या ऐसा बोले वेनेडियम +4 और वेनेडियम +5 बोला। इसके अलावा मान लीजिए टाइटेनियम +3 और टाइटेनियम +4 बोला। इसके अलावा मान लीजिए मैंगनीज +6 और मैंगनीज +7 बोला है ना, कुछ एग्जांपल हमने ले लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन गैसियस स्टेट में स्टेबिलिटी, और दूसरा एक्वस स्टेट में स्टेबिलिटी। जब भी गैसियस फॉर्म में स्टेबिलिटी की बात करेगा तो आपको बेटा वहां पर आईई वाले कॉन्सेप्ट पे चला जाना है, क्योंकि गैसियस स्टेट में याद करिएगा हमने जब आईई पढ़ा था तो आईई में हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी 4, उनमें से एक एप्लीकेशन पढ़ी थी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और वहां पर हमने ये देखा था कि अगर किसी एलिमेंट की सक्सेसिव आई1 आई2 आई3 आपको दे दी जाए तो आप डेल्टा आई जब निकालोगे तो दो वैल्यू देखी थी, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जो डेल्टा आई होता था वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता था तो लोअर वाले में हायर स्टेबल होता था, और जब 16 से ज्यादा होता था तो हायर वाले में लोअर। पर आपको इस बार अभी आई की वैल्यू दी नहीं है, आई की वैल्यू दे दे तो अपन उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो याद करो उसमें मैंने एक और बात बताई थी कि आई की वैल्यू दे दे तब तो वैसे सॉल्व करना, और आई की वैल्यू ना दे तो एक क्वेश्चन हमने उस समय करा था एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3, और मैंने बोला था ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है, लेकिन यहां पर जेड इफेक्टिव काम नहीं आता, स्टेबिलिटी के लिए कॉन्फिगरेशन काम में आता है। कौन काम में आता है, कॉन्फिगरेशन। तो ये उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। जब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दे दिए जाए और आपसे बोला जाए कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जिस स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी एलिमेंट उसी स्टेट में रहना चाहेगा। अगर हम इनकी बात करें तो बेटा इन सब के स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बचा, 18। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, 23 में से 5 निकाल दिए 18। टाइटेनियम 22, 4 निकाल दिए 18। मैंगनीज 25, 7 निकाल दिए 18। इन सब के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन क्या इनर्ट गैस का होता है बेटा, यस। तो इन सब का जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना तो D0 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और D0 कॉन्फ़िगरेशन मतलब D के सारे S और D के इलेक्ट्रॉन निकल गए और इन सब का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन।
और जबकि इन सब की स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, मतलब यहां का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D1। D1 मतलब इन सब में 19 इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। अब आपसे अगर बोले कि Mn+6 और +7 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो यह कारण Z इफेक्टिव नहीं है, कारण कॉन्फ़िगरेशन है। देखने में ऐसा लग सकता है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इसलिए अपन स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन कारण चार्ज नहीं है, कारण है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों में से जिसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल, जिसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल। ये पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है जब सेम एलिमेंट के अलग अलग स्टेट आपको दे दिए जाए, तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल वो स्टेट भी मोर स्टेबल। अभी देखते जाइए, पैटर्न समझ लीजिए ना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, ग्रुप का। यहां तो सेम एलिमेंट थे, अब एक क्वेश्चन बनता है ग्रुप का, और इसमें एनसीईआरटी ने निकल और प्लैटिनम के बारे में लिखा हुआ है ना, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। निकल और प्लैटिनम, बेटा अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि निकल की जो स्टेट होती है जनरली वो +2 या +4 है ना, +3 ये दिखाते नहीं है। तो नहीं पढ़ोगे पिटोगे। निकल और प्लैटिनम एक ही ग्रुप के, और प्लैटिनम भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था वर्नर थ्योरी में कि प्लैटिनम +2 और प्लैटिनम +4 होता है जनरली। तो निकल और प्लैटिनम के बारे में कुछ बात हमें समझनी है, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा पहले ना। निकल +2 और प्लैटिनम +2, दोनों का +2 कंपेयर करा, जो कि लोअर स्टेट है दोनों के, और एक जगह निकल +4 और प्लैटिनम +4 को कंपेयर करा, दोनों का हायर स्टेट है। इसका जो लॉजिक होता है वो हम थोड़ी देर के बाद में और भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको पहले बता रहा हूं। मुझे बताइए, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, क्या आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, क्योंकि मेटल का कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन लूज करने का होता है। तो निकल और प्लैटिनम में से जो नीचे वाला एलिमेंट होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके रहना चाहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि +2 और +4 में से प्लैटिनम +4 में रहना चाहेगा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके। और निकल ऊपर है तो वो उतने इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका मेटालिक कैरेक्टर कम है। तो +2 और +2 में से निकल +2 ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि +4 और +4 की बात करें तो प्लैटिनम का +4 ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मोर द मेटालिक कैरेक्टर ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, लेसर द मेटालिक कैरेक्टर लेसर द पॉजिटिव चार्ज, इस तरह की बात आएगी। पर इसको अभी तो हमने मेटालिक कैरेक्टर से सॉल्व करा, इसका एक और रीजन मार्केट में चलता है जो कि आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकता है। आइए उस पर बात करें। मुझे बताइए, निकल +2 प्लैटिनम +2 को कंपेयर कर रहे हैं आईई के टर्म्स में, है ना। +2 बनाना है मतलब कितनी आई देनी पड़ी होगी बेटा, I1 + I2, तभी तो जाके बनेगा। और ऐसे ही प्लैटिनम को +2 बनाना है तो इसको भी क्या देना पड़ेगा, I1 + I2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर निकल को +4 बनाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, समेशन ऑफ I1 I2 I3 और I4, इन चारों का सम देना पड़ेगा, तब जाके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा ये। और यहां पर भी अगर +4 बनाना है तो अगेन I1 I2 I3 और I4, 4 IE का हमें क्या देना पड़ेगा बेटा, समेशन देना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। अब आगे की कहानी समझिए। अगर दोनों में से एक बात समझिएगा, इसमें हमें देखना है कि I1 और 2 में से कोई एक लो होगा, कोई एक हाई होगा। यहां पर भी कोई एक लो होगा, कोई एक हाई होगा। मान लो किसी का सम लो है और किसी का सम हाई है। जिसका सम लो होगा क्या वो जल्दी +2 में पहुंच जाएगा, और जिसका हाई होगा वो बाद में पहुंचेगा। कोई भी एलिमेंट कहीं पर जल्दी क्यों पहुंचना चाहेगा, क्योंकि वहां पर जाकर उसको क्या मिलती होगी, स्टेबिलिटी। जिसको नहीं मिलती होगी वो तो आराम से जाएगा, उसको क्या मतलब, बोले आराम से पहुंचेंगे, स्टेबिलिटी तो मिलनी नहीं है, घूमते फिरते चलो। कोई भी चीज जल्दी किसी जगह पर इसलिए पहुंच रही होगी, रिएक्शन उस जगह जल्दी इसलिए पहुंच रही होगी क्योंकि वहां पर जाकर उसको क्या मिल रही होगी, स्टेबिलिटी। इन दोनों में से इसका I1 + 2 का सम लो देखा गया है प्रैक्टिकल वैल्यूज में, और इसका सम हाई देखा गया है। ये इस बात को समझाता है कि इसका I1 + 2 लो होने का मतलब ये जल्दी +2 में पहुंचेगा, और इसका I1 + 2 हाई होने का मतलब ये बाद में +2 में पहुंचेगा। और ये +2 में जल्दी क्यों पहुंचता होगा, क्योंकि इसको +2 में क्या मिलती होगी, स्टेबिलिटी। और इसीलिए हमने बोला कि निकल +2 और प्लैटिनम +2 में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, निकल +2। इसी तरीके से यहां पर आइए, जब इनके 4 तक आई को देखा गया तो इन चारों का सम ज्यादा मिला है और इन चारों का सम कम मिला है, मतलब 3 और 4 में काफी डिफरेंस आ जाता है। और
इसका ओवरऑल I4 का सम कम होने का मतलब ये हो गया कि ये जल्दी +4 में पहुंचेगा और ये बाद में +4 में पहुंचेगा क्योंकि इसका वैल्यू लो है। और अगर ये जल्दी +4 में पहुंच रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये +4 में इसलिए जल्दी पहुंच रहा है क्योंकि ये +4 में क्या हो रहा होगा बेटा, मोर स्टेबल। तो ये एक कंक्लूजन निकलता है। इसको आप मेटालिक कैरेक्टर से भी सॉल्व करेंगे थोड़ी देर के बाद। और अभी हम लोगों ने इसको IE के बेसिस पे समझा कि अगर किसी का समेशन ऑफ IE कम होता है तो वो एलिमेंट वहां जल्दी पहुंचेगा। जल्दी क्यों पहुंचेगा? क्योंकि वहां जाके उसको क्या मिलती होगी, स्टेबिलिटी। मान लो आपको एग्जाम में निकल विकल नहीं दिया, ABCD लिख के दे दिया और बोला एक A और एक B है और A पे +3 और B पे +3 है A पे +3 और B पे +3 है और बोला I1 2 3 इसका I1 2 3 का सम कम है और इसका I1 2 3 का सम ज्यादा है और बोला कौन +3 में ज्यादा स्टेबल होगा? A ज्यादा स्टेबल होगा जिसका I1 2 3 का सम कम होगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? अगले पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उस पे आइए। और ये जो अब मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी नीट में आया था, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना। आपको दिया गया क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 और आपको दिया गया मैंगनीज +2 और मैंगनीज +3 और आपको बोला गया कि इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। अब सेम एलिमेंट है, क्रोमियम +2 +3 और मैंगनीज +2 +3। मैंने बोला सेम एलिमेंट में जब कंपैरिजन होता है तो क्या देखना होता है? कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आइए कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन बनता है बेटा 3D3 और क्रोमियम +2 का बनेगा 3D4, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मैंगनीज +2 3D5 और मैंगनीज +3 3D4, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंगनीज को देखिए, मैंगनीज में एक है D4 एक है D5 और मैं आपको बोलूं बताओ दोनों में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है? आराम से बता सकते हैं? अरे हाँ बता सकते हैं। D5 और D4 में ज्यादा स्टेबल कौन है? D5। अगर नहीं बता सकते खत्म है काम अपना, है ना। हाँ, D5 हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो मोर स्टेबल है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? D5। D5 के लिए जो स्टेट आ रही है वो क्या आ रही? +2। मतलब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी होगी? +2, क्योंकि वहां पर वो D5 पे पहुंच रहा है। और इसका कारण बोलेंगे ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया कि Mn exhibits +2 state rather than +3 state. What is the reason? तो reason is due to half filled oxidation state. Mn tries to show +2 state greater या more times as compared to +3. अब आए ऊपर, यहां तो D5 था तो दिख गया, D5 या D10 दिखता तो सीधे सीधे दिख जाता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड है। यहां पर तो कोई D5 भी नहीं है, D10 भी नहीं है। अब D3 और D4 में कैसे कंपेयर करें? तो बताओ D3 D4 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कैसे पता लगाएंगे? D3 को एनसीईआरटी ने ज्यादा स्टेबल दे रखा है। D3 को क्यों ज्यादा स्टेबल दे रखा है उसके कारण को समझ ले तो उसने बोल दिया T2G हाफ फील्ड है। क्या है? T2G हाफ फील्ड। आप देखो अगर D3 को आप भरोगे तो ये T2G और ये EG है और D4 को भरोगे तो ये T2G और ये EG है। D3 को भरोगे तो चाहे सफल हो विफल हो, सफल और विफल में D1 D2 D3 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसे ही तो भरेगा। तो T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। D4 को विफल में भरोगे तो ऐसा भर जाएगा, अब ये हाफ फील्ड नहीं है क्योंकि एक में तो है दूसरे में नहीं है। और अगर सफल में भर दोगे तो ऐसा भर जाएगा, अभी भी अब ये हाफ फील्ड नहीं है। तो दोनों ही केसेस में जो T2G हाफ फील्ड है वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो T2G हाफ फील्ड आपसे पूछेगा, T2G हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और इसीलिए D4 और D3 में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? D3। और D3 के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3। तो मैंगनीज +3 और +2 में से ज्यादा स्टेबल किस में होता है? +2 में। जबकि क्रोमियम +3 और +2 में से ज्यादा स्टेबल किस में होता है? +3 में। तो एक +2 में ज्यादा स्टेबल और दूसरा +3 में ज्यादा स्टेबल, और दोनों के कारण आपके सामने एक हाफ फील्ड और एक T2G हाफ फील्ड। दोनों गलत है, एनसीईआरटी ने ये लिखा है। नंबर इसी के मिलेंगे, इस बार भी एग्जाम में आए थे इसी के नंबर मिले, ठीक है। असली कारण देखो, अब यार ये तो वही बात होगी ना, एक डी देखो दोनों में D4 है, एक D4 से D5 में जाना चाहता है और एक D4 से
तो दोनों ही D4 से D5 में जाते हैं या दोनों ही D4 से D3 में जाते हैं तो कहानी समझ में आती है। यहाँ तो ऐसा है कि एक D4 से D3 में जा रहा है, एक D5 में जा रहा है, D5 में जा रहा है तो आप बोल रहे हो हाफ फील्ड, और इधर जा रहा है तो कोई कारण नहीं मिला तो बोलते रहो T2G हाफ फील्ड है। तो बनाने वाली बात है ना। तो बनाया गया, इसका असली कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको पता चलेगा जब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। बट हाँ, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यही रीजन लिखने, क्योंकि यही एनसीईआरटी में दे रखे, एक जगह हाफ फील्ड और एक जगह T2G हाफ फील्ड। पहले इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ना, अगले केस के ऊपर आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये तीन तरह की चीजें डिस्कस करने के बाद अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज कॉपर, है ना। इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने अलग से मेंशन किया हुआ है। कॉपर के बारे में अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें बेटा, तो अभी यहां पर एक्वस लिखा, बट गैसियस पे आते हैं पहले ना। अगर कॉपर की दो स्टेट होती, कॉपर +1 और कॉपर +2, +1 में जाएंगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d10, और +2 में जाएंगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा, 3d9। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो D10 ज्यादा स्टेबल। D10 अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। गैसियस फॉर्म में यही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अभी आपके सामने कौन सा स्टेट लिखा हुआ है, एक्वस। एक्वस में जाके कहानी कुछ और देखी गई है। और एक बात ध्यान रखना, कुछ भी ना लिख के दे, जैसे यहां तो मैंने एक्वस लिखा, कुछ भी ना लिख के दे तो कॉपर आपको एक्वस ही मानना है। क्या मानना है, एक्वस, क्योंकि एनसीईआरटी ने कॉपर का एक्वस ही लिखा है, तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में आंसर पूछेगा वो, जब भी पूछेगा। इन दोनों में से कॉपर +2 की स्टेबिलिटी एक्वस फॉर्म में ज्यादा देखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि सर उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल नहीं है, फिर भी एक्वस मीडियम में कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल कैसे हुआ। इसके पीछे का कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, क्योंकि पानी में सारा खेल ईसीएस का होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसका जो लॉजिक आपको दे रखा है उस पर बात करते हैं। जब आप किसी भी कॉपर +1 के कंपाउंड को, मान लो कॉपर +1 का कोई कंपाउंड है, उसको जैसे ही आप पानी में ले जाते हो ना, पानी में जाते ही वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है बेटा। कॉपर +1 का कंपाउंड जैसे ही पानी में गया, एक्वस फॉर्म में गया, वो जाते से ही पानी में क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है।
और डिस्प्रोपोर्शनेट होके, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब अपन जानते ही है, खुद ही का रिडक्शन और खुद ही का ऑक्सीडेशन। डिस्प्रोपोर्शनेट हो गए, कॉपर +1 से 0 पे जा रहा है, खुद का हो गया रिडक्शन, और कॉपर +1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 में खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब पानी में जाते ही वो ऑटोमेटिकली +1 से, अगर आयंस के फॉर्म में बात करूं, +1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। और अगर कोई भी रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इससे सीधे सीधे ही हम निकाल सकते हैं पॉइंट कि भैया +1 के मुकाबले पानी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, +2, यही बात लिखी गई। लेकिन अब पॉइंट ही आता है कि भाई आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, तो कॉपर +1 क्या दिखाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये पॉइंट एक तो बन गया। दूसरा, अगर ये +1 से +2 में जा रहा है तो कैसे जा रहा है, कारण क्या है, कारण है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कारण है, हाइड्रेशन। एक्चुअल में एक बात बताओ, पानी में जब भी किसी आयन को पानी में डालोगे, सॉल्युबिलिटी याद करिएगा, कोई भी आयन जब पानी में जाता तो क्या वाटर के वो ट्राइंगल जैसे मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे बेटा, यस। तो ये आयन है और पानी पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में आयन डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा। कौन सा अट्रैक्शन लगेगा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो कॉपर +1 और पानी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और वो हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कॉपर को +1 से अगर +2 में जाना है, इसका मतलब है कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। कॉपर से जब कॉपर +1 बना होगा तो I1 दी होगी आपने, और कॉपर +1 से कॉपर +2 बनेगा तो I2। जो कॉपर को पानी में डालने पे जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई वो इतनी होती है कि इट कैन कंपनसेट द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कॉपर को +1 से +2 बनने के लिए जो I2 चाहिए होती है, उसकी रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल कर देता है, हाइड्रेशन एनर्जी। और इसीलिए कॉपर तुरंत पानी में जाके +1 से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +2 में। तो पहले तो ये पॉइंट लिखें, फिर रीजन लिखवाता हूं, इसका स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिएगा। इक्वेशन लिख ले पहले फटाफट। तो आपसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पानी में जाके कौन डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, तो कॉपर +1 के बारे में ध्यान रखना, पानी में जाके डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा। जैसे आयो बाहर कल संबित पात्रा कौशिक दा की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते थे, वैसे पानी की प्रेजेंस में कौन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, कॉपर +1, है ना। इस तरह की चीजें पूछ सकता है। रीजन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। in aqueous form copper +2 is more stable than copper +1. In aqueous form copper +2 is more stable than copper +1 because the released hydration energy is sufficient enough to compensate for the second IE. Released hydration energy is sufficient enough to compensate for the second IE. तो कॉपर +1 से +2 बदलने के लिए जो सेकंड आई चाहिए होती है उसको कंपनसेट कौन कर देता है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। और इसीलिए तुरंत कॉपर +1 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर +2 में। और अगर ये ऑटोमेटिकली +1 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि पानी में +1 के मुकाबले +2 की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं कॉपर के इस पॉइंट को, ये हमने स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ छोटी मोटी बातें पढ़ी। अब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में और भी कुछ बातें हमें करनी है, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नोट बनाइएगा, उसमें 2 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं ना, और इस नोट पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के पैराग्राफ और सॉल्व एग्जांपल्स की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करी कि भाई किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल विस्टेबल थी ना। ये तो सेम एलिमेंट की स्टेट है, इससे पहले वो यहां पर जो लिखे थे वो भी सेम एलिमेंट थे, यहां पर भी ये सेम एलिमेंट है, पर ये कैसे है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट है। इस पे जा रहा हूं, है ना। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इससे रिलेटेड 2 बातें लिखी हुई है। वो 2 बातें क्या है, तो उससे पहले
मैं यहां पर आपको डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में कुछ बता दे रहा हूं, है ना। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में उसने डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स और पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर किया हुआ है। क्या कंपेयर किया है, ध्यान सुनना, ये भी लिखेंगे हम लोग, पहले मैं बस बता दे रहा हूं आपको, लिखने का काम अपन कर लेंगे भी, है ना। डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। पहला पॉइंट बोल रखा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, इट वेरीज बाय अ वैल्यू ऑफ 1, मतलब यूनिट वैल्यू से चेंज होता है। हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कल टेबल बनाया था, उसमें आप देखो तो मैंगनीज अगर 2 से 7 दिखा रहा है तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, एक एक से बदल रहा है। जबकि पी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, इट चेंजेस बाय अ वैल्यू ऑफ 2, 2 से चेंज आता है। आप केमिकल बॉन्डिंग याद करिए, कोवेलेंसी पढ़ी थी, वहां पर आप याद करिए, जैसे सल्फर है, सल्फर की ग्राउंड स्टेट की कोवेलेंसी 2, फिर 4, फिर 6। तो सल्फर जनरली +2, +4 और +6 में कंपाउंड बनाता था। या आप हेलोजन्स को याद करिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ऑक्सी एसिड याद करिए, हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड बनते थे, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। कोवेलेंसी के हिसाब से 1, 3, 5, 7 और स्टेट के हिसाब से +1, +3, +5। तो पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं, वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है वो एक से चेंज नहीं होती, जनरली 2 से चेंज होती है। क्यों चेंज होती है 2 से, क्योंकि हम लोग जो ग्राउंड स्टेट होता था उसको एक्साइट करते थे, कोवेलेंसी में पढ़ा था, और एक्साइट करते थे तो मैंने बोला था न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी का चेंज 2 से आता है। तो बेटा 2 नए बॉन्ड बनाएगा तो स्टेट में भी 2 से चेंज आएगा, या तो +2 से या -2 से, जो भी चेंज आएगा वो 2 से आएगा। तो डी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है वो 1 से आता है, और पी ब्लॉक में जो चेंज आता है वो 2 से आता है। दूसरी बात, पी ब्लॉक में याद करिएगा, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में आप याद करेंगे तो हमने हॉस और लॉस के बारे में बात करी थी। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां देखने को मिलता था, इन द हेवियर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक, दैट इज ग्रुप नंबर 13, 14 और 15। वहां पर हमने बोला था कि ग्रुप में नीचे जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी कम होगी और लॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अभी हम हॉस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर वहां पर हॉस की स्टेबिलिटी कम होती थी, कारण क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जबकि डी ब्लॉक में इसका ठीक उल्टा होता है, डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यहां पर हॉस की स्टेबिलिटी कम होती थी, यहां पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों ये स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कारण समझना। इसका कारण ये है कि यहां पर पहली बात तो डी ब्लॉक में कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का टॉपिक ही नहीं है, लगता ही नहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट, वहां लगता है तो वहां पर वो पॉइंट चेंज आएगा। दूसरी बात, डी ब्लॉक में सीधा सीधा मेटालिक कैरेक्टर काम में आएगा। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेटल, नीचे वाले का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, ऊपर वाले का मेटालिक कैरेक्टर कम, तो नीचे वाला मोर मेटालिक है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो नीचे वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके ज्यादा पॉजिटिव रख के भी स्टेबल रहेगा, ऊपर वाला उतना प्लस रख के स्टेबल नहीं रहेगा, कंपेरेटिव बात है। तो यहां पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यहां पर हॉस की स्टेबिलिटी कम होगी। आइए इधर बात करते हैं, ये लिखाऊंगा अभी आपको ना। अब इसमें नोट पे आते हैं। मैंने बोला 2 पॉइंट यहां पर डिस्कस करने, और वो दोनों पॉइंट हॉस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। किसकी स्टेबिलिटी से, हॉस। एक हम पढ़ेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी कम होगी। लेफ्ट टू राइट हॉस की स्टेबिलिटी कम होगी, टॉप टू बॉटम हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा हमेशा ही होता है, आई ई ई एन, इधर बढ़ता था तो इधर कम होता था, इधर कम होता था तो इधर बढ़ता था। तो इधर जैसे नीचे जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इधर जाने पर कम होगी। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, stability of HOS decreases. On moving left to right, stability of HOS decreases. ध्यान सुनना है ना, ये एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा।
अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं, पहले कहना क्या चाहता हूं, और इस पे कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन इस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का बनता है। तो आइए अब इसको समझते हैं कि है क्या है। आपको ये तीन एग्जाम्पल दे रखे, तीन कंपाउंड दे रखे, तीन आयंस दे रखे, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। आपको बोला इन तीनों में से बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम, या फिर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब अपने को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। क्या ये डी ब्लॉक के कंपाउंड है या नहीं है? डी ब्लॉक के कंपाउंड देखते ही जब ये बात आती है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड होगा, और अपने को दो तरह की स्टेट देखनी पड़ेगी, हॉस है या लॉस है, इस तरह को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज होता है इनका। मुझे बताइए, यहां पर आप वेनेडियम की स्टेट निकालोगे तो क्या आ रहा है, +5, यहां पर कितना आ रहा है, +6, और यहां पर कितना आ रहा है, +7। ये वेनेडियम का लोअर स्टेट है या हायर स्टेट? हायर, मैक्सिमम स्टेट है इसकी। ये इसका मैक्सिमम है और ये इसका मैक्सिमम, तीनों अपने अपने मैक्सिमम पे बैठे हुए। अब इस मैक्सिमम +7 है, +6 है, +5 है, उसको मत देखो, वैल्यू को मत देखो, ये देखो कि सब अपने अपने मैक्सिमम पे बैठे हुए। अब अपने को ये कंपेयर करना है कि इनमें से कौन अपने मैक्सिमम पे ज्यादा स्टेबल होगा और कौन अपने मैक्सिमम पे कम स्टेबल होगा। अब उसकी मैक्सिमम होती इतनी है तो वो तो 7 दिखेगा ही आपको। अब आपसे अगर बोला जाए कि भाई वेनेडियम अपने मैक्सिमम और मिनिमम +5 और +2 में से किस में रहना चाहेगा कंपेरेटिवली, 5 में या 2 में, वो हम कंपेयर कर रहे हैं। ये अपने मैक्सिमम और मिनिमम में से 6 में रहना चाहेगा या 2 में रहना चाहेगा कंपेरेटिवली, वो हम देख रहे हैं। ये अपने +7 और +2 में से 7 पे रहना चाहेगा या 2 पे जाना चाहेगा, ये हम देख रहे हैं। तो सबको अपने अपने मैक्सिमम और मिनिमम से देखो, वैल्यू से मतलब नहीं है। बेटा लेफ्ट टू राइट, अभी हमने बोला कि लेफ्ट टू राइट जाने पर HOS की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, यही बात अपन ने बोली। अब इसके पीछे का पहले कारण समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, और फिर आगे की बात समझेंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रहा है, कारण समझिएगा। कारण वही है, मेटालिक कैरेक्टर। टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट दोनों में एक ही रीजन आएगा, मेटालिक कैरेक्टर। एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, क्या मूवमेंट लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है बेटा? यस। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। इसका मतलब वेनेडियम के मुकाबले क्रोमियम, क्रोमियम के मुकाबले मैंगनीज का मेटालिक कैरेक्टर कम है। अगर इसका मेटालिक कैरेक्टर कम है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके रहना चाहेगा या कम इलेक्ट्रॉन लूज करके रहना चाहेगा? कम इलेक्ट्रॉन। इसके कंपैरिजन में वो कम इलेक्ट्रॉन लूज करके रहना चाहता है। अब अभी ये अपने मैक्सिमम पे बैठा है, लेकिन इसके मुकाबले ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल नहीं रह पाएगा, ये ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि इसका मोर मेटालिक कैरेक्टर है। पर अब प्रॉब्लम ये कि इसकी होती ही +5 ज्यादा, इसकी होती ही +7 ज्यादा। वैल्यू नहीं देखिए, मैक्सिमम को देखिए बस। तो अगर हम बात करें कि इन तीनों में से इसका मेटालिक कैरेक्टर कम है, इसका मतलब है इन तीनों में से कौन अपने मैक्सिमम पे रहना चाहेगा और कौन अपने मैक्सिमम पे नहीं रहना चाहेगा, ये हमें कंपैरिजन करना है। तो जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है वो अपने मैक्सिमम पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके रह सकता है, लेकिन जिसका मेटालिक कैरेक्टर कम है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने मैक्सिमम पे कंपैरेटिवली नहीं रह सकता है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में से आपको बोलूं कि कौन अपनी स्टेट बदलना चाहेगा, तो ये +5 में रहना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। लेकिन ये +7 में रहना नहीं चाहेगा, कंपेरेटिव बात हो रही है। अब इसके बाजू वाला ले लोगे तो ये रहना चाहेगा, वो नहीं रहना चाहेगा। वो तो डिपेंड करता है कि किससे कंपेयर कर रहे हो। तो ये अपने मैक्सिमम पे रहना नहीं चाहेगा, ये अपने मैक्सिमम पे रहना चाहेगा। अगर ये मैक्सिमम पे रहना चाहता तो ये स्टेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, ये तो इसी में टिका रहेगा। बोले स्टेबल हूं मैं तो, तुम दोनों के मुकाबले तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, मैं तो इसी पे रहूंगा। पर ये अपने मैक्सिमम पे रहना नहीं चाहेगा। अब अगर मैक्सिमम पे रहना नहीं चाहेगा तो बताइए ये इसी स्टेट में रहेगा या स्टेट बदल लेगा? बदल लेगा। इसके पास एक रास्ता है, स्टेट बदल लो। स्टेट बदलने के दो तरीके, जहां पर बैठे हो वहां से ऊपर चले जाओ या वहां से नीचे चले जाओ। आप स्टेट बढ़ा लो, कम कर लो, दो चीजें होती। चेंज का मतलब दो है, इंक्रीज डिक्रीज। क्या ये यहां से ऊपर जा सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मैक्सिमम पे बैठा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो अगर इसको अपनी स्टेट बदलनी है तो इसके पास ये वाला रास्ता तो है ही नहीं। इसको कहां जाना पड़ेगा? नीचे। जब ये 7 से नीचे जाएगा, 2 की तरफ जाएगा, तो बताओ खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनमें से सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होगा, क्योंकि ये सबसे पहले अपनी स्टेट बदलने को तैयार हो रहा है।
तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ये इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जबकि ये अपनी स्टेट नहीं बदलेगा, तो ये इन तीनों में से वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इसमें इस पॉइंट को देखो, Cr2O7 और MnO4, मुझे बताओ इन दोनों में से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये, और ये वीक है। अभी हम आगे K2Cr2O7 KMnO4 पढ़ेंगे, वहां ये बात आएगी। KMnO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और K2Cr2O7 वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कारण ये है। आगे बढ़ते हैं, पहले काम करो, ये जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। तो कारण मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर से सॉल्व करिएगा। जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा वो अपनी हायर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जिसका मेटालिक कैरेक्टर कम वो हायर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अपनी स्टेट बदलेगा, स्टेट बदलेगा तो हायर से नीचे की तरफ जाएगा, खुद का होगा रिडक्शन, काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। चलिए ना, अब ये जो ऑर्डर अभी हम लोगों ने लिखा है इसमें अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हिसाब से सबको अपने अपनी हाईएस्ट स्टेट में रखा था। अब इसमें एक और क्वेश्चन बना सकता है, हाईएस्ट पे ना रख के सबको लोएस्ट पे दे देता। चेक करिएगा ना, कंपेयर करिएगा इस बात को। इन सबका लोएस्ट कितना है, +2 +2 और +2। चेक करना है, इधर ध्यान दीजिएगा। मान लो ये भी +2 का कोई कंपाउंड देता, इसका भी +2 का कोई कंपाउंड देता और इसका भी +2 का कोई कंपाउंड देता। अब आपसे बोलता +2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो मुझे बताओ +2 इनकी हायर स्टेट है या लोअर स्टेट है, लोअर। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो जो इधर वाला है उसका मेटालिक कैरेक्टर कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके रहना चाहेगा या कम इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन, तो वो +2 में रहना चाहेगा। और इधर वाला +2 में रहना नहीं चाहेगा, वो ऊपर रहना चाहेगा। तो जब तीनों +2 +2 +2 में देंगे तो ये +2 में रहना चाहेगा, लेकिन ये +2 में नहीं रहना चाहेगा, ये +2 से +5 की तरफ जाना चाहेगा। जब ये +2 से +5 की तरफ जाएगा तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और काम करेगा। तो उनमें से सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा। और ये तो अपन वैसे भी समझ सकते हैं, जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बस स्टेट देख लेना कि +5 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में बात होगी, और लोअर होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में बात होगी। आगे आते हैं, सेकंड नंबर का पॉइंट, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, stability of HOS increases. On moving down the group, stability of HOS increases. एनसीईआरटी के पैराग्राफ के एग्जांपल्स हमने यहां पर कंसीडर करें, देखिएगा जरा ध्यान से। अब हम डाउन द ग्रुप की बात करें। डाउन द ग्रुप हमने क्या बोला कि डाउन द ग्रुप जाने पर एचओएस का स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगा, है ना, यही वाला पॉइंट है। एचओएस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो अगर इनके ऊपर बात करें, जैसे मान लीजिए इनकी स्टेट निकालते हैं, पहले यहां पर क्रोमियम का स्टेट है +6, मॉलिब्डेनम +6, टंगस्टन +6, यहां पर भी आइए मंतक रे में अगर हम लोग बात करें तो ये +7, यहां पर भी +7 और यहां पर भी +7। याद करिए क्रोमियम के ग्रुप के लिए +6 क्या क्रोमियम की हाईएस्ट स्टेट है या लोएस्ट स्टेट है बेटा, हाईएस्ट। तो ये अपने मैक्सिमम स्टेट पर दिख रहे हैं, और ये +7 मैंगनीज के ग्रुप का हाईएस्ट स्टेट दिख रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब नीचे वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता होगा, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबल रहेगा। मतलब ये +6 में अगर पूछे कि इनमें से कौन +6 में आसानी से रह लेगा, तो ये आसानी से रह लेगा, क्योंकि मोर द मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा चार्ज दिखा सकता है पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं +6 +6 +6 को कंपेयर करूं तो इनमें से कौन +6 में रहना चाहेगा और कौन नहीं रहना चाहेगा, तो जो टंगस्टन है वो +6 में रहना चाहेगा।
लेकिन क्रोमियम +6 में रहना नहीं चाहेगा। अब अगर ये +6 में रहना चाहेगा तो ये तो टिका हुआ है इसी पे, लेकिन ये +6 में रहना नहीं चाहेगा। अब नहीं रहना चाहेगा तो फिर इसके पास क्या रास्ता है? स्टेट बदलने का रास्ता है, जिसमें रह सकता है उसमें चले जाओ। ये +6 से ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम है, तो फिर कहां जाएगा? नीचे। जब +6 से नीचे जाएगा तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा इन तीनों में से सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? क्रोमियम। तो ये इन तीनों में से हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये अपनी स्टेट बदलना नहीं चाहेगा, तो ये इन तीनों में से क्या हो जाएगा? वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से यहां पर देखिए Mn+7 और रीनियम +7 में से अगर मैं बात करूं तो मंतक रे में से ये +7 में कंपेरेटिवली रहना नहीं चाहेगा, जबकि ये +7 में रहना चाहेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये ज्यादा प्लस लेकर भी कंपेरेटिवली स्टेबल होगा, ये उतना स्टेबल नहीं होगा। और अगर ये +7 में नहीं रहना चाहेगा, इसका मतलब है ये अपनी स्टेट बदल लेगा। स्टेट बदलेगा तो ऊपर जाने का तो कोई सवाल नहीं है, कहां जाएगा? नीचे। खुद का क्या होगा? रिडक्शन। काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इस ग्रुप में बात करें तो अगेन इस ग्रुप में भी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये इस ग्रुप का सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर यहीं पर अभी तो ये मैक्सिमम दिया हुआ है, अगर मिनिमम देता तो बेटा मिनिमम में ये रहना चाहता और ये रहना नहीं चाहता, तो +2 में बात करता तो ये +2 में नहीं रहना चाहता, ये प्लस ज्यादा पे जाना चाहता, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। जब ये +2 से +6 की तरफ जाता तो खुद का क्या होता? ऑक्सीडेंट, और काम करता स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या हो जाता बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नोट कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्गेस्ट, और किसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो लेफ्ट टू राइट हॉस की स्टेबिलिटी कम होगी, टॉप टू बॉटम हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दोनों का कारण जो है, जो रीजन है, वो मेटालिक कैरेक्टर है बेटा। अब ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद वो जो डिफरेंस है डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो दो कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा डी ब्लॉक और एक तरफ लिखिएगा पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में पहला पॉइंट बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। जनरली द ऑक्सीडेशन स्टेट varies by unity. Generally the oxidation state varies by unity, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली 1 से चेंज होगी। पी ब्लॉक में लिखिएगा जनरली द ऑक्सीडेशन स्टेट varies by a value of 2. Generally the oxidation state varies by a value of 2. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा डी ब्लॉक के अंदर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, stability of HOS increases. डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर हॉस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। पी ब्लॉक में लिखिएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ HOS डिक्रीजेस, ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ HOS डिक्रीजेस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये दो मेन यहां पर डिफरेंसेस अपने को देखने थे, वो आ गए। तो यहां पर अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट दे रखे वो यहां पर कवर कर लिए बेटा ना। अब आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। 9th नंबर पे आ जाते हैं अपन, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट से ही रिलेटेड बातें हैं, और यहां पर आता है ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। हेडिंग डालिएगा 9th प्रॉपर्टी ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। यहां पर भी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, और यहां पर पॉइंट क्या आएगा कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट दिखाता है तो जनरली या तो ऑक्सीजन के साथ दिखाता है या फ्लोरीन के साथ दिखाता है।
और हाईएस्ट स्टेट कहने का मतलब यहां पर क्या है बेटा, डी ब्लॉक की रेंज अगर आप देखो, इधर देखो, कहां से कहां तक की रेंज है, +1 से लेकर, ये रेंज है, ये पूरे डी ब्लॉक 3D की बात कर रहा हूं मैं ना। तो हाईएस्ट स्टेट कहने का मतलब हमारा 1 2 3 से नहीं है, हमारा हाईएस्ट स्टेट कहने का मतलब 5 6 7 टाइप की स्टेट है। 1 2 3 तो कोई किसी के भी साथ दिखाता है, NaCl में भी Na1 दिखा देता है, वहां पर फ्लोराइड या ऑक्साइड की जरूरत नहीं है। 1 2 3 छोटी मोटी स्टेट है, 1 2 3 तो कोई किसी के भी साथ दिखा देगा, लेकिन अगर 5 6 7 टाइप की स्टेट दिखानी है तो 5 6 7 टाइप की स्टेट जनरली आपको फ्लोराइड या ऑक्साइड में देखने को मिलेगी। जैसे SF6 तो सल्फर +6 है, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, HCl6 नहीं बनेगा। SO3 सल्फर +6 में, किसके साथ, ऑक्सीजन। IF7 आयोडीन +7 दिखा रहा है, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। HiO4 पीरियोडिक एसिड, याद आ रहा है कुछ, HiO4 वहां पर आयोडीन +7 है, किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, है ना। वो जो H है वो तो O से जुड़ा हुआ है, आयोडीन डायरेक्टली O के कांटेक्ट में होता है। तो बेटा कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट वो किसके साथ दिखाना पसंद करेगा, या तो फ्लोराइड या ऑक्साइड। क्यों है, कारण देखिए, उस पर अभी लिखाता हूं स्टेटमेंट। बेटा मान लो कोई एलिमेंट या मेटल है और इसका बॉन्ड या तो ऑक्सीजन के साथ बना है या फ्लोरीन के साथ बना है। क्या ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं, बेटा है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब En ज्यादा है तो रिडॉक्स याद करिए, क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, यस। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके ऊपर खूब सारा नेगेटिव आ जाएगा, और जितना इसमें नेगेटिव आएगा उतना इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और इसी पॉजिटिव को हम कंप्लीट मान लेंगे तो बेटा उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कोई भी मेटल अपनी ज्यादा पॉजिटिव स्टेट जो दिखाना चाहेगा, हायर पॉजिटिव स्टेट जो दिखाना चाहेगा, इस पे ज्यादा पॉजिटिव कब आएगा, जब सामने वाले पे ज्यादा नेगेटिव आएगा। और सामने वाले पे ज्यादा नेगेटिव कब आएगा, जब उसका En बहुत ज्यादा होगा। और इसीलिए कोई भी एलिमेंट अपनी मोर पॉजिटिव स्टेट जो होता है वो जनरली या तो ऑक्साइड में दिखाएगा या फ्लोराइड में दिखाएगा। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। एलिमेंट्स try to exhibit their highest oxidation state. Elements try to exhibit their highest oxidation states. Elements try to exhibit their highest oxidation states with fluorine or oxygen, with fluorine or oxygen in fluorides or oxide compounds, in fluoride or oxide compounds. तो कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट जनरली फ्लोरीन या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्लोराइड्स या ऑक्साइड्स में दिखाना पसंद करेगा। कारण आपको बता दिया, क्योंकि उनका En क्या होता है, ज्यादा, तो उसकी वजह से प्लस ज्यादा ला सकते हैं। दूसरी बात, हमने बोला कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट या तो ऑक्साइड के साथ दिखाएगा या फ्लोराइड के साथ दिखाएगा। अब सवाल एक और बोलता है कि भाई किसी की भी हाईएस्ट स्टेट ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या तो ऑक्साइड के साथ स्टेबल होगा या फिर फ्लोराइड के साथ स्टेबल होगा। मुझे बताओ ज्यादा पॉजिटिव स्टेट किसके साथ स्टेबल, मोर स्टेबल, ऑक्साइड और फ्लोराइड में से मोर स्टेबल किसके साथ, ऑक्साइड के साथ। वहां पर मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो En के बेसिस पे ऐसा लग सकता है कि फ्लोराइड में ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन फ्लोराइड के मुकाबले ऑक्साइड में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगला स्टेटमेंट यही है, लिखिएगा। ऑक्साइड्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, oxides are comparatively more stable due to multiple bond formation tendency. Oxides are comparatively more stable due to multiple bond formation tendency.
चलिए ना, यहां पर आपके सामने ढेर सारे कंपाउंड्स या आयंस कुछ इस तरह के स्पीशीज लिख दिए मैंने ना। अब ये जो स्पीशीज है इसके ऊपर आपको एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है। आपको इनमें से ये सारे डी ब्लॉक के आप देख सकते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या आयन जो भी दे रखे हैं आपको, उसमें आप देखें तो आपसे पूछेगा एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन कि भी इनमें से कौन कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले इन सारे कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब में आपको वेनेडियम, क्रोमियम या मैंगनीज के कंपाउंड मेनली दे रखे हैं। और मैंने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के समय पे आपको बोला था कि वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज के कुछ कंपाउंड्स हमको इस चैप्टर में भी पढ़ने होते हैं, तो वही है इस चैप्टर में जो भी आपको दिखेंगे। इन सभी में आपसे पूछा जाएगा एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। बेटा एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसके बारे में हम बहुत शुरू से बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपने को ये चमकना चाहिए कि एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस कौन सा वाला है। याद करें केमिकल बॉन्डिंग, एक बार फटाफट रिकॉल करवा दे रहा हूं, याद करिएगा केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर हमने एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में ऐसा पढ़ा था कि NH3 तो बनता है लेकिन NH5 नहीं बनता। तो हमने बोला था कि न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी 2 से बढ़ती है और सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में किए थे। दूसरा, कुछ हमने आयंस के बारे में बात करी थी जहां लुईस एसिड लुईस बेस की बात हुई थी। BF3 प्लस F माइनस गिव्स BF4 माइनस बन जाता है। SiF4 प्लस 2F माइनस SiF6 2 माइनस बन जाता है, लेकिन SiCl4 प्लस 2Cl माइनस SiCl6 2 माइनस नहीं बन, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह ऐसा। पॉलीहेलाइड आयन की बात करी थी, F3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, Cl3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन Br3 माइनस और I3 माइनस एग्जिस्ट करेगा। पर वहां पर आपने जो भी पढ़े थे ना, याद करिए, उसमें जो सेंट्रल एटम होता था वो P ब्लॉक का होता था या S ब्लॉक का होता था। वहां जितने भी चीजें आपने पढ़ी वो S और P ब्लॉक की पढ़ी थी। इसके अलावा हमने जब P ब्लॉक पढ़ा तो हमने एक टॉपिक पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस आया था। मैंने बोला था थैला, प्रभु और बायो के कंपाउंड्स का जब भी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस आ जाए चमक जाना चाहिए कि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है, पर वो क्वेश्चन भी तो P ब्लॉक का ही था। तो जब भी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में S या P ब्लॉक का क्वेश्चन है, आपको समझ जाना है वो केमिकल बॉन्डिंग या इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली बात है। यहां पर इनके एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये S और P ब्लॉक के कंपाउंड है या D ब्लॉक के कंपाउंड है, D ब्लॉक। और जैसे D ब्लॉक के कंपाउंड का एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस आया आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला टॉपिक चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, यहां सारा खेल ऑक्सीडेशन स्टेट का है। पहले सबकी स्टेट निकालिए। मान लीजिए मैंने आपको कोई कंपाउंड ऐसे स्टेट में दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे मान लो मैंने आपको लिख के दे दिया CrF8। अब यहां पर आप क्रोमियम की स्टेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? अरे क्रोमियम कभी +8 दिखाई नहीं सकता, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई जिसकी जो स्टेट है उससे बाहर है तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। या परोक्सी वरोक्सी नहीं आएगा, ध्यान रखना, फ्लोरीन है, काय का परोक्सी है ना। हाँ, तो अब आगे बात करें, इनकी स्टेट निकालते हैं। बेटा यहां पर आप वेनेडियम की स्टेट देखें तो क्या है? +5। यहां पर भी देखें तो +5, यहां देखिए +5 पक्का। यहां पर देख लो, निकाल लो आराम से, 5 ही है, 3 नहीं है ना। हाँ, यहां पर आइए, हाँ, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट बी X, +6 और +6। यहां पर आइए, स्टेट निकालिए, +4, यहां पर +7, यहां पर देखेंगे +7, यहां पर +7, यहां पर +6 और यहां पर +7। ये स्टेट लिखिए। वेनेडियम की रेंज जो होती है वो +2 से लेकर +5 होती है। क्या ये रेंज में है या नहीं है? रेंज से बाहर होता तो अपन बोल देते एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये भी रेंज में +6 तक होती है, ये भी रेंज में है +7 तक होती है। अगर रेंज के बाहर आ जाए तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता। अब रेंज में है तो ध्यान सुनो, रेंज में भी जो स्टेट आपको दिख रही है वो 5, 6, 7 टाइप की दिख रही है। 5, 6, 7 टाइप की स्टेट लोअर स्टेट में आती है, हायर स्टेट में आती है हायर। और अभी हम लोगों ने बोला कि कोई भी एलिमेंट अपनी हायर स्टेट जो होती है वो या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दिखाना पसंद करेगा या फ्लोरीन की प्रेजेंस में। अब आपको यही देखना है कि क्या ये सारी स्टेट ऑक्सीजन या फ्लोरीन की प्रेजेंस में है या नहीं है। और वैसे ही कुछ केस आपको दे रखा है। क्या यहाँ पर फ्लोरीन है बेटा? यस, आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा। कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट या तो फ्लोराइड
या ऑक्साइड टाइप के कंपाउंड्स में दिखा देगा, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। यहां पर भी फ्लोरीन या ऑक्सीजन में से कोई है तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ये वेनेडियम का ऑक्सी एनायन है और ये वेनेडियम का ऑक्सी कैटायन है। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फ्लोरीन एग्जिस्ट करेगा। इसमें एक और बात ध्यान रखना भैया, जिन कंपाउंड्स को आपने कहीं सिलेबस में पढ़ा होता है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़ी होती है, उसमें तो दिमाग लगाना ही मत, वो तो एग्जिस्ट करेंगे। क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये एसिडिक बेसिक में पढ़ा होता है आपने। अभी ये सब आएंगे आपके सामने, लाइंस आएंगे ना। ये बताइए यहां पर स्टेट कितनी है, +4 रेंज में है और फ्लोरीन के साथ आराम से एग्जिस्ट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हाईएस्ट है, एग्जिस्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन है। यहां पर हाईएस्ट है, ऑक्सीजन या फ्लोरीन ही दिख रहा है, बन जाएगा। पर मैंगनेट आयन और मैंगनेट आयन ये दोनों आएंगे आपके सामने। यहां पर भी हाईएस्ट स्टेट किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करना चाहिए था पर नहीं करेगा। और यही एक मॉलिक्यूल है जिसके लिए अपन ये इतनी बात कर रहे होते हैं। ये जो है इसके एग्जिस्ट नहीं करने का कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस। ध्यान सुनना, स्टेरिक हिंड्रेंस पॉइंट क्या है, पॉइंट जो है वो समझिएगा। मैंगनीज कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा, 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4th पीरियड, ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा था, सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4, थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही होता है। थर्ड और फोर्थ का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये 7 साइड एटम कभी भी नहीं रख सकता और इसीलिए ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कारण इसके बारे में आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ रखा है इनडायरेक्टली। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री याद करिए, मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता था वो या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 होता था। हमने अपने मेटल के बारे में ये बोला था कि हमारा लिगेंड कम से कम एक जगह ज्यादा से ज्यादा 6 जगह काटेगा और हमारा मेटल खुद को कम से कम 2 जगह और ज्यादा से ज्यादा 6 जगह काटेगा। 6 से ज्यादा हम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि मेनली हमें जो कॉम्प्लेक्स में मेटल देखना होता है वो 3D का मेटल देखना होता है। 4D 5D के तो बहुत कम एग्जांपल हम पढ़ते हैं, हम मेनली एग्जांपल किसके पढ़ते हैं, 3D के। और 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 6 नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर क्या लग रहा है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये देखते ही दिमाग में कुछ लोगों के ये दिख जाएगा, सॉरी यहां पर भी तो 7 है, वहां 2 Mn है, 2 Mn पे 7 है, मतलब 1 Mn पे 4 ऑक्सीजन है। हमने भी कुछ दिन पहले चार्ज ट्रांसफर में Cr2O7 बनाया था, ये वैसा बनेगा। तो यहां इन रेंज है वो, तो ये नोट करिए फटाफट। चलिए ना, अब ये जो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बेटा हम लोगों ने बात करी, इसमें एक दो पॉइंट और बता दे रहा हूं आपको। MnF7 आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपसे कभी पूछे कि क्या फ्लोरीन के साथ मैंगनीज +7 दिखाने वाला कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है क्या, ये नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन यहां पर फ्लोरीन है और फ्लोरीन के प्रेजेंस में मैंगनीज क्या दिखा रहा है बेटा, +7। हाँ, मैंगनीज और फ्लोरीन का +7 का बाइनरी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाइनरी मतलब 2 एलिमेंट से मिलकर बनने वाला। लेकिन हाँ, क्या इसका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, यस।
और मैंगनीज का फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम बाइनरी कंपाउंड यही है, मतलब इसके बीच वाले जो MnF5 और MnF6 है वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, फ्लोरीन के साथ बाइनरी कंपाउंड में मैंगनीज का जो हाईएस्ट स्टेट आता है वो कितना आता है, +4। हाँ, बाइनरी नहीं बोला तो +7 वाला भी बनता है, लेकिन बाइनरी कंपाउंड में मैंगनीज का फ्लोरीन के साथ केवल MnF4 बनता है, ना 5 बनता है ना 6 बनता है। 5 इसलिए नहीं बनता क्योंकि 5 तो स्टेबल है ही नहीं इसकी स्टेट, और 6 में भी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है क्योंकि मैंगनीज के +7 की वजह से उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, और साइज छोटा हो जाता है तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है। तो ध्यान रखना, मैंगनीज का MnF4 बनता है, MnF5, MnF6, MnF7 नहीं बनता, बट एनसीईआरटी ने F7 के बारे में बोला तो अपन ने वो बता दिया। 5, 6 लिखा नहीं है, बट हाँ पता रहना चाहिए आपको कि वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड और फ्लोराइड्स में ये तो हमने एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पे चर्चा करी, अब इसमें कुछ और बातें आती हैं, उस पर बात करते हैं। ऑक्साइड्स पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बेटा याद करिए, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने एसिडिक और बेसिक नेचर के ऊपर बात करा हुआ है, और वहां पर हमने ये बोला था कि किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड जो हो सकते हैं, 4 तरह के ऑक्साइड मिल सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बताइए, मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल। मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक। क्या कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी होते थे? कौन कौन से थे? Mn का हाईएस्ट Mn2O7 और क्रोमियम का हाईएस्ट CrO3, ये सब अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। तो आइए उसी को एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट की जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो और उसके नेचर ऑफ ऑक्साइड या टाइप ऑफ ऑक्साइड की बात हो कि भाई उस ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, तो उसको लेकर एक जनरलाइजेशन होता है, उस जनरलाइजेशन को मैं यहां लिखा रहा हूं। सबसे पहले डी ब्लॉक की जो 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है वो +1 से लेकर +7 है। तो ऐसा बोला जाता है कि लोअर स्टेट में, लोअर मतलब +1, +2, +3, इंटरमीडिएट मतलब +4, और हायर स्टेट मतलब +5, +6 और +7। याद करिए, जैसे जैसे पॉजिटिव स्टेट बढ़ता था, Z इफेक्टिव बढ़ता था, En बढ़ता था और एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता था। तो मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक, लेकिन जो क्रोमियम और मैंगनीज के हायर स्टेट के ऑक्साइड होते थे वो कैसे होते थे? एसिडिक। और या इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे जैसे पॉजिटिव स्टेट बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये जो हमने लिखा ये जनरलाइजेशन है, इसके एक्सेप्शन होते हैं, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो है Cr2O3। याद करिए, Cr2O3 में क्रोमियम का स्टेट कितना आएगा बेटा? +3, और +3 वाला ये जो ऑक्साइड है कीर्तन, ये एम्फोटेरिक होता था। तो जनरली जो +1, +2, +3 टाइप के ऑक्साइड मिलेंगे वो बेसिक मिलेंगे। MnO2 मैंगनीज +4 है ना, याद करिए, ऐसे सब जनाबे अली गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के, वो एम्फोटेरिक था। और 5, 6, 7 टाइप के ऑक्साइड आपको क्या मिलेंगे? एसिडिक। इसके लिए जो एग्जाम्पल हम लोगों ने उस समय पे भी डिस्कस किया था वो देख लीजिए। तो हमने वहां पर उस समय पे पढ़ा था CrO, Cr2O3 और CrO3, ये पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है आपकी कॉपी में। और उसके अलावा हमने मैंगनीज के लिए पढ़ा था MnO, MnO2 और Mn2O7। देखिए ध्यान से, इसमें आपको बोला था इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है। वहां पर पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बोला था कोई भी क्वेश्चन आए, 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम। यहां पर बताइए क्या ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं या नहीं है बेटा? है। ये भी सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं या नहीं है? और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में एक ही कॉन्सेप्ट काम में आता था, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। यहां पर अगर मैं इसका स्टेट निकालू तो +2 है, इसका स्टेट निकालू तो +3 है, और इसका स्टेट निकालू तो +6 है। तो ये मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होने चाहिए? बेसिक, कभी कभार कैसे होने चाहिए? एम्फोटेरिक। लेकिन आप देखिए यहां पर भी ये +2 है, यहां पर भी ये +4 है, और यहां पर भी ये +7 है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे जैसे पॉजिटिव स्टेट बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें तो जनरली बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक। याद करिएगा, ये दोनों कीर्तन और मन लगा के, कीर्तन +3 मन +4, ये दोनों कैसे मिलते हैं? एम्फोटेरिक। और आपसे कभी बोला जाए कि क्या किसी मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो यस, क्रोमियम जब अपने हाईएस्ट पे होता है और मैंगनीज जब अपने हाईएस्ट पे होता है, Cr2O3 और Mn2O7,
तो इसके बारे में हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि इनका नेचर आपको कैसा मिलेगा बेटा, एसिडिक। अब वहां पर तो हमने इतनी बात लिख ली थी, पर ये एसिडिक क्यों है उसके लिए मैंने आपको एक उस समय पे पॉइंट बोला था। मैंने बोला था आपको कि क्रोमियम +6 जब भी आए उसको सल्फर +6 मान लेना, और मैंगनीज +7 जब भी आ जाए उसे क्लोरीन +7 मान लेना। ये उसी समय आपको बोला गया था। +6 में क्रोमियम सल्फर की तरह ट्रीट करिए तो SO3 नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, और Cl2O7 की तरह ट्रीट करिए तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। लेकिन ये एसिडिक क्यों है बेटा? कोई भी कंपाउंड एसिडिक, ये तो सब पाउडर है नॉर्मल, अगर हम देखें तो ये पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। कोई भी कंपाउंड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसे पता चलता है? इन पाउडर को पानी में मिला के उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और पीएच पे चेक करते हैं। तो इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी में बातें लिखी है, ध्यान सुनना। जब आप Mn2O7 को चेक कर रहे हो और जब आप CrO3 को चेक कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाइए, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाइए। एक्वस सॉल्यूशन मतलब आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? वाटर से। पानी से रिएक्शन आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए हाइड्रोलाइसिस। क्या आ जाना चाहिए? अब याद करो, हाइड्रोलाइसिस में हमने अलग अलग तरह के केसेस पढ़े थे। हमने हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, हमने कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, और हमने ऑक्साइड्स का भी हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था। और मैंने आपको एक जनरल लाइन बोली थी उस समय, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ये बात याद आनी चाहिए। मुझे बताइए, यहां पर मैंगनीज का स्टेट कितना है? +7। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता था जिस स्टेट का ऑक्साइड है उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसका हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा आपको याद ही नहीं आ रहा, आपने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने बोला था मैंगनीज को क्लोरीन की तरह मान लेना। जब क्लोरीन मान लिया आपने तो क्लोरीन के ऑक्साइड को जब पानी में मिलाओगे तो क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सी एसिड। कौन से स्टेट का? +7 वाला। और हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड पड़े थे, +1, +3, +5, +7, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। याद आ रहा है आपको? उसका जनरल फॉर्मूला था HXO4। क्या पढ़ा था? HXO4। बस वहां पर X के बदले Mn रख दो तो फॉर्मूला बन जाएगा HMnO4। नाम उसका होता था पर हेलिक। क्लोरीन होता तो पर क्लोरिक, मैंगनीज है तो पर मैंगनिक। इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो 2 मोल की रिएक्शन है, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। अब ध्यान सुनना, पर मैंगनिक एसिड, आगे सुनिए। इसका नाम बोला हमने पर मैंगनिक एसिड, एसिड बोला, इसका मतलब इसका नेचर एसिडिक ही तो होगा। पानी तो न्यूट्रल होता है, कोई पाउडर पानी में मिलाया और सॉल्यूशन एसिडिक बना, पानी खुद न्यूट्रल था, इसका मतलब ये पाउडर ही तो एसिडिक रहा होगा, तभी तो नेचर एसिडिक है। याद करिए, ये एक ऑक्सी एसिड की तरह काम कर रहा है, ऑक्सी एसिड की तरह काम कर रहा है। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। कितने एक्सेप्शन होते थे? 4। कौन कौन से? H3PO2, H3PO3, H4P2O5 और H3BO3। क्या ये उन चारों में आ रहा है? नहीं। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कोई पूछे तो क्या है? 1। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। अब जितनी बेसिसिटी उतने हाइड्रोजन ये लूज कर देगा। एक H+ लूज करेगा तो क्या इसके ऊपर -1 आएगा, और इक एसिड का आयन 8 बनता है। तो पर मैंगनिक एसिड का आयन पर मैंगनेट बनेगा। तो आपसे कोई बोले पर मैंगनेट आयन का फॉर्मूला बता दो तो MnO4 -1, वही तो पढ़ेंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4। आगे आइएगा, अगले केस के ऊपर बात करें। क्रोमियम क्या दिख रहा है बेटा? +6। क्रोमियम की कहानी याद ना आए तो सल्फर मान लीजिए +6 में। अगर ये SO3 है तो SO3 को पानी में, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड या हाइड्रोक्साइड बनेगा। SO3 को, सल्फर का +6 का ऑक्सी एसिड कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिडस एसिड। क्या बन जाएगा? H2SO4। हम लोग यहां पर लिख देंगे H2CrO4 +6। याद करो, अगर H2SO4 होता तो नाम क्या होता बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर क्रोमियम है तो नाम हो जाएगा क्रोमिक एसिड। इक एसिड का आयन 8, तो बेटा क्रोमिक एसिड का आयन क्रोमेट, बेसिसिटी 2। 2 हाइड्रोजन हटाओ, 2 माइनस लगाओ, CrO4 2-, इट इज नोन एज क्रोमेट आयन।
और 2 सोडियम लग जाएंगे तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा, पोटेशियम लग जाएगा तो पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती, ध्यान सुनना। ये जो दूसरी वाली रिएक्शन है इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा, और ये आगे आप K2Cr2O7 जब पढ़ेंगे तब भी आएगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा हो उनको ये पता भी होगा कि एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट। एसिडिक मीडियम में कोई किसी में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक मीडियम में कोई किसी में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाली बात है। तो बेटा जब इसको पानी में डालते हो ना तो दो कंपाउंड, दो प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो क्रोमिक एसिड जो कि H2SO4 जैसा है, और सल्फर का एक ओलियम, ये यहां पर भी सल्फर +6 में होता था। तो H2S2O7 के नाम याद करो, क्या क्या थे? एक तो ओलियम, दूसरा डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा तीसरा बताओ पायरो सल्फ्यूरिक। पायरो कोई तो डाई बोलते थे। तो इसके नाम है ओलियम, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला प्रोडक्ट भी वहां बनेगा। तो H2S2O7 के बदले आपको यहां पर जो प्रोडक्ट मिल जाता है बेटा वो मिल जाता है H2Cr2O7, और यहां पर भी क्रोमियम +6। ये दोनों इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों बनते हैं ना, इंटर कन्वर्जन बाद में होता है। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड के हिसाब से क्रोमिक एसिड, इसका नाम डाई सल्फ्यूरिक एसिड के हिसाब से डाई क्रोमिक एसिड। एक एसिड का आयन 8। तो बेटा इसका जो आयन बनता है वो क्रोमेट बनता है, और इसका जो आयन बनता है वो डाइक्रोमेट बनता है। बेसिसिटी कितनी? 2। 2 हाइड्रोजन हटाओ, 2 माइनस लगाओ, Cr2O7 -2 को क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेट। और ये जो दोनों बने हैं इसमें अभी आपने न्यूट्रल मीडियम रखा है। जब आप मीडियम में एसिडिक या बेसिक कर देंगे तो एसिडिक मीडियम में ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और बेसिक में ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो भी है दोनों में से कौन बनेगा, दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकता है, वो मीडियम डिपेंडेंट होगा। वो आगे अब हम लोग K2Cr2O7 जब पढ़ेंगे तब आ जाएगा। पहले अब एक और बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना है ना, पहले फिर लिख लेना इसको एक साथ। ये हम लोगों ने बात करी Mn2O7 और CrO3 के बारे में, मतलब क्रोमियम और मैंगनीज के ऑक्साइड में। अब एक और इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और वो है वेनेडियम के ऑक्साइड के बारे में। इसके ऊपर अभी तक हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें 3 एलिमेंट के कंपाउंड्स मेनली पढ़ने होते हैं, एक वेनेडियम, एक क्रोमियम और एक मैंगनीज। और इससे पहले आप देखें तो हमने जो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पढ़ा था वो भी क्रोमियम, मैंगनीज और वेनेडियम के बारे में पढ़ा था, तो अब इस पे चर्चा हो रही है, ध्यान सुनना। V2O5 में अगर आप वेनेडियम का स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? +5। और +5 में नेचर कैसा होना चाहिए? एसिडिक। एनसीईआरटी ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखा है कि V2O5 इज एम्फोटेरिक बट मेनली एसिडिक। ये बात लिखी हुई है, अभी लिखवाऊंगा। V2O5 इज एम्फोटेरिक बट मेनली एसिडिक का मतलब क्या हो गया कि बेटा एम्फोटेरिक होने का मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेगा। लेकिन कोई भी चीज अगर एम्फोटेरिक होती है तो वो एसिडिक और बेसिक अगर दोनों नेचर शो कर रहा है तो दोनों नेचर कभी भी बराबर नहीं होंगे। कोई ना कोई एक नेचर हमेशा क्या करता है बेटा? डोमिनेट करता है। और वेनेडियम में जो डोमिनेटिंग नेचर आपको मिलेगा वो डोमिनेटिंग नेचर कौन सा होगा? एसिडिक, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर साइड में है, तो इसमें मोर EN की वजह से एसिडिक नेचर डोमिनेट करेगा। तो V2O5 इज एम्फोटेरिक बट मेनली एसिडिक। अब मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि V2O5 का नेचर कैसा है, और मान लो ऑप्शन में एम्फोटेरिक है, तो आप पहली प्रायोरिटी एम्फोटेरिक को दोगे। लेकिन मान लो एम्फोटेरिक नहीं है तो आप फिर एसिडिक भी टिक कर सकते हैं। और मान लो ऐसा लिखा आ जाए कि एम्फोटेरिक बट मेनली एसिडिक, तो इससे बेस्ट तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे सुनिए। V2O5 के बारे में कहानी बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। V2O5 जो है इसके बारे में एनसीईआरटी के पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है। वो क्या है? V2O5 का नेचर है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक बेसिक दोनों नेचर शो करेगा, और अगर ये दोनों नेचर शो करेगा तो ध्यान सुनना, ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और ये बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर दो बातें एनसीईआरटी में लिखी, जिसमें एक जगह करेक्शन भी है, वो भी बताता हूं आपको। V2O5 में वेनेडियम का स्टेट कितना है? +5। अब अगर आप V2O5 को एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं, कौन से मीडियम में ले जाते हैं? एसिडिक मीडियम। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसको बेसिक मीडियम में ले जाओ, क्योंकि एम्फोटेरिक है तो दोनों मीडियम में रिएक्शन दिखाएगा। एसिडिक मीडियम में ले जाने का मतलब ये एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, सामने वाला जो रिएजेंट होगा वो एसिडिक है,
तो जब एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये खुद की किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, और जब इसका बेस से रिएक्शन कराओगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। अब आपसे बोलता है कि जब आप इसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में ले जाओगे तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, और वो प्रोडक्ट इनमें से कोई बनेगा। एक जगह ये बनेगा, दूसरी जगह ये बनेगा, एक जगह ऑक्सी एनायन मिलता है और एक जगह ऑक्सी कैटायन, और इसी में आपको घुमाएगा। और ध्यान रखना कि कहां पर ऑक्सी कैटायन या एनायन मिलेगा, उसकी कहानी समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। सॉल्ट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बेटा एक बात बताओ, क्या आप जूनियर क्लासेस में ये पढ़ते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, वाटर, ठीक है ना? ये अब ये याद नहीं, खत्म है खेल आपका, ठीक है। अगर हम बात करें एक रिएक्शन के फॉर्म में HCl प्लस NaOH, प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं NaCl बनेगा। कहानी समझना ध्यान से। सॉल्ट एनालिसिस जब पढ़ते हैं वहां पर दो नाम भी आते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। बेटा एक बात बताओ, ये जो केटायन है ये कौन से हिस्से से मिल रहा है, एसिड से मिल रहा है या बेस से मिल रहा है? बेस। बेस से मिलने वाले हिस्से को बेसिक रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आपको सिंपल से क्वेश्चन बोलता है NaCl लिख के देता, बोलता है NaCl में बेसिक रेडिकल बताओ, पता ही नहीं है। आंसर की आती पता चले कि केटायन को ही क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। और आपको बोले NaCl में एसिडिक रेडिकल बता दो, तो यहां पर एसिडिक रेडिकल कौन होगा, Cl, क्योंकि आपको एसिड से कौन मिलेगा बेटा, एनायन, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। अब सुनो, ये पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, बेस से क्या मिलता है, केटायन, एसिड से क्या मिलता है, एनायन। ये केटायन है या एनायन है? केटायन कौन देता है, एनायन कौन देता है? तो जब V2O5 बेस की तरह काम कर रहा होगा तो ये देगा, क्योंकि बेस से क्या मिलता है, केटायन। और जब V2O5 एसिड की तरह काम कर रहा होगा तो क्या देगा, ये देगा। आइए इधर, एसिडिक मीडियम है तो ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, बेस की तरह, और बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, केटायन, और केटायन इसी स्टेट वाला मिलेगा। आपको वहां पर तो ऑप्शन आएंगे तो टिक करना, पर ये पता होना चाहिए कि कौन केटायन देता है और कौन एनायन देता है, तो वो सॉल्ट से आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहां पर जिस स्टेट का कंपाउंड था उसी स्टेट का ऑक्सी केटायन, और जिस स्टेट का कंपाउंड था उसी स्टेट का ऑक्सी एनायन आपको मिलेगा। और कहानी आपको बता दी कि कहां पर केटायन मिलेगा, कहां पर एनायन मिलेगा। एनसीईआरटी में इसमें एक जगह करेक्शन है। कहां पर करेक्शन है, ध्यान सुनना। एनसीईआरटी में जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें VO2 प्लस नहीं दे रखा है, उसमें ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसमें स्टेट निकालो, कितना आ रहा है, +9 आ रहा है। कोई नहीं, 7 भी निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, अभी चल जाएगा। वेनेडियम +5 से ज्यादा स्टेट नहीं दिखा सकता। तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये एग्जिस्टेंस इसका कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, तो वो मिसप्रिंट एक्चुअल में VO4 प्लस नहीं बनता है, क्या बनता है बेटा, VO2 प्लस। ध्यान रखिएगा ना, बाद में कोई एनसीईआरटी लेके आया कि सर ये लिखा हुआ है, ऐसे उठा के फेंक दूंगा बाहर है, ये लिख लो फटाफट, आगे की डिस्कशन कल करेंगे।